Hello students, I am Archana Varun. My channel is Archana Study. हम रीड सेकंड लेवल का साइंस का फर्स्ट चैप्टर सजीव एवं निर्जीव का परिचय, अंतर एवं लक्षण। ठीक है, हम ये टॉपिक लेंगे। पहली बात, सजीव किसे बोलते हैं? सजीव वो जिसमें जान होती है, वो सजीव कहलाता है। निर्जीव वो जिसमें जान नहीं होती है। जैसे क्या होगा, टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब निर्जीव। सजीव जैसे होते हैं मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सजीव कहलाते। ठीक, अब सजीव के बारे में हम जैसे बोलते हैं, जो सजीव होते हैं वो क्या करेंगे? भोजन करेंगे, सांस लेना हुआ उनका, वो सांस लेते हैं, वृद्धि होगी उनकी, वो अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे आदि। इन सभी में जीवन है, इसलिए ये सजीव कहलाएंगे। जिनमें ये गुण नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? आपके निर्जीव कहलाएंगे। ठीक है, जैसे भोजन से उनके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती, विभिन्न जीव अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब सजीव कहलाएंगे। फिर सजीव किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें जान हो उसे सजीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य आदि। निर्जीव वस्तुएं क्या? वे वस्तुएं जिनमें जान ना हो वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती, जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, पुस्तक आदि। सजीव वस्तुओं की विशेषता क्या होती है? सजीव वस्तुएं गति करती है। हम देखते हैं जितनी भी सजीव वस्तुएं वो गति करेंगे। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। पेड़ पौधे प्रत्येक रूप से नहीं देखा जा सकता कि वो गति कर रहे, किंतु उनके भागों में गति देखी जा सकती है। जैसे कुछ हिलते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं। हम यदि कुछ एक वो आते हैं यंत्र, उससे हमने चेक कर चुके हैं साइंटिस्ट लोग कि उनमें जान है। भी सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। जितनी भी सजीव वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है। जैसे एक बच्चे विकसित होकर वयस्क बनते, एक छोटा सा पौधा विकसित होकर वृक्ष बन जाता है। ये चीज़ हमें बताता है ये वृद्धि कर रहे हैं। अब जैसे सजीव सांस लेते हैं, संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं वह सब सांस लेंगे। मनुष्य सांस के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। सजीव वस्तुएं प्रजनन करते हैं। हम जानते हैं जितने भी सजीव हैं सब प्रजनन करते हैं। सजीवों में अनुभव शक्ति होती है। जितनी भी सजीव वस्तु हो तो वो अनुभव करते हैं। जैसे मनुष्य अपनी त्वचा की सहायता से गर्मी का अनुभव करता है। यदि गर्मी ज़्यादा होगी तो उसको अनुभव लगेगा। जैसे सर्दी हुई, सर्दी में उसे ठंड लग रही तो वो क्या करेगा? स्वेटर पहनेगा, शॉल पहनेगा, और या फिर वो क्या करेगा? अपने घर में ही रहेगा। कि जिसको ज़्यादा सर्दी ले वो बाहर नहीं निकलेगा, या सर्दी से बचाव के लिए धूप में बैठेगा। अब है सजीव वस्तु की मुख्य आवश्यकताओं को लिखो। मुख्य आवश्यकता क्या क्या है? पहले तो वो भोजन चाहिए, उनको जल चाहिए और वायु चाहिए। निर्जीव वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, प्रकृति में पाए जाने वाली निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं कर, जैसे बादल, चट्टान, पहाड़, वर्षा इत्यादि। और मानव निर्मित द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं कहलाएगी? टेबल, कुर्सी, किताब, कलम, ये सब क्या है? मानव द्वारा निर्मित की गई है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या है? विषाणु। सजीवों के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होगी? विषाणु। सभी जीवों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक क्या है? हमें सजीवों का अस्तित्व एक के बाद एक हो, इसके लिए क्या? प्रजनन आवश्यक है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हुआ? सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते। पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते। जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और सूर्यमुखी के पौधे को सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना गति का लक्षण है। जैसे सूरजमुखी क्या करता है? सूरजमुखी का पौधा होता है, जब जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है उसका मुंह उसी तरफ होता रहता है। ये इस बात का लक्षण है कि वो सूर्यमुखी का पौधा गति कर रहा है। ठीक है, अब है सजीव में पाए जाने वाले लक्षण।
सजीव में क्या क्या पाया जाता है? सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव श्वसन लेते हैं, सजीव स्वयं गति करते हैं, सजीव संवेदनशील होते हैं, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन क्रिया होते हैं, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। ठीक है। श्वसन क्रिया क्या है? शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा को मुक्त होना श्वसन कहलाता है। श्वसन क्रिया में सजीव के शरीर और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ दी जाती है। अब पादपों में गति को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण, जैसे आपके सूर्यमुखी का पौधा, आपने देखा होगा सूरज की स्थिति के सम्मुख गति करता है, उसकी तरफ मुड़ता है, तो ये क्या प्रदीप करता है? पादों के गति के किस तरह से हो रही है। ठीक है। अब आपके है पादों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शन करने वाले दो उदाहरण। सबसे पहला, छुई मुई के पत्तियों को छूने पर ये मुरझा जाते हैं। जैसे क्या हुआ, आपने छुई मुई का कोई पौधा देखा तो वो क्या हुआ कि मुरझा गया, उसको जरा सा छुआ। दूसरा, हमने कमल के पुष्प को देखा, शाम के समय बंद हो जाते। ये किसका उदाहरण है? आपके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण। जंतु एवं पादप के गति के उदाहरण, क्या उदाहरण है, क्या अंतर होगा? सबसे पहला, सजीव निश्चित जीवन काल होता है सजीवों का, निर्जीव का कोई निश्चित जीवन काल नहीं होता। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन ग्रहण नहीं करते हैं। सजीव जनन होता है लेकिन निर्जीव का जन्म नहीं होता। सजीव का जन्म होता है, निर्जीव का जन्म नहीं होता। सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। सजीव में उत्सर्जन होता है, निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता। सजीव कौन कौन से हुए? गाय, बकरी, मच्छर, मकड़ी, मनुष्य, चूहा, प्राणी तथा सरसों, आम, घास आदि पौधे। निर्जीव ईंट, पत्थर, कुर्सी, कांच, कपड़ा, जूता, साइकिल, कार इत्यादि, ये सब हमारी निर्जीव वस्तु है। ठीक है। अब हमारे पास में सभी जंतु पादप प्रति उद्दीपन प्रति अनुक्रिया कैसे बताओगे? अनुक्रिया, जैसे हमें किसी ने काटा, पैर में यदि काटा तो क्या हुआ? आपको उद्दीपन हुआ, तो आपने अपना पैर क्या तुरंत उसको हटा दिया, खींच लिया, तो खींचना क्या हुआ? अनुक्रिया। उसमें जब आपका पैर में जब काटा चुभा तो क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। और जब तुरंत आपने पैर खींच लिया तो ये क्या? अनुक्रिया हुआ। जब हम स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो अचानक हमने स्वादिष्ट खाना तो हमें क्या? उद्दीपन हुआ, तो हमारे मुंह में पानी आना क्या कहलाएगा? अनुक्रिया कहलाएगा। ठीक है। अब पौधों में भी उद्दीपन के प्रति क्रिया देखने में मिलती है। जैसे पौधों में उद्दीपन के प्रति देखने, जैसे छूने के पौधे को जैसे ही छू लिया उसमें क्या हुआ? उद्दीपन हो गया। और पत्तियों का जैसा मुरझाना है क्या कहलावा? उसका अनुक्रिया हो। अब पौधों के तनों का प्रकाश वो क्या कहलाता? उद्दीपन। उसकी और मुड़ना अनुक्रिया। जैसे आपने सूरजमुखी, उसने जैसे ही पौधों के तनों का जो प्रकाश दिख रहा है वो उद्दीपन का, और जैसे ही उसकी तरफ मुड़ रहा है उसकी प्रकाश में, वो क्या कहलाएगा? आपका अनुक्रिया कहलाएगा। अब जंतु क्या खाते हैं? जंतु पादपों को खाते हैं, उनके उत्पादों को खाते हैं, और जंतु उत्पादकों को खाते हैं। ठीक है। जंतु क्या खाएंगे? जंतु पादों खाएंगे, उनके जो उत्पाद है उनको खाएंगे, और कुछ कुछ जंतु के जो जंतु से बने हुए उसको भी खाते। ठीक है ना। क्या पौधे भी अवशिष्ट पदार्थ निकालते हैं? हाँ, पौधे भी अवशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। सजीवों का सबसे अभिलक्षणीय गुण क्या होता है? वृद्धि। तेज रोशनी में आपके चमकना उदाहरण है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का। अब हमारे जगदीश बोस ने सामने क्या किया था? डॉक्टर साहब ने 30 नवंबर 1898 का उनका जन्म है। उन्होंने क्या वो पौधों की धीमी वृद्धि को मापने के लिए अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जिसे कैस्कोग्राफी कहा गया। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि 19वीं सदी के
अंतिम में जो भी बोस को कार्य ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। संवेदनशीलता के बारे में बताया, उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में संवेदनशीलता होती है। ठीक है, ये बस आज अपना अपना चैप्टर ये यहीं कंप्लीट होता है। आपको यदि मेरा टीचिंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, नाउ